हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे के क्लास में हम लोग अभी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एमसीक्यूज लेकर के चल रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो अभी तक हमने जो है 150 एमसीक्यूज कर लिया है और आज हम 150 से आगे बढ़ेंगे। टोटल हम लोग 210 एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद से हम लोग चाइल्डहुड का ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने लगेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें किस तरह के आते हैं लॉन्ग वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में टाइमर नहीं लगा है, लेकिन आप जो है खुद से एज्यूम कीजिएगा कि आपको जो है 10 सेकेंड के अंदर आंसर कर देना है। मैं उतना ट्राई करूँगी रुकने का, अदरवाइज आप लोग आंसर ट्राई कीजिएगा खुद से देने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैम नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए और जब हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन ख़त्म हो जाएगा तो भी हमारे पास टाइम बचेगा, तो उस समय आप लोग वो सारे टॉपिक्स मुझे बताइएगा। मैम हम लोग जो है 4 बजे फिर से उसको जो है एक बार कर लेंगे जैसे क्लास हुआ था जो। और ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो पहले के क्लासेस हुए हैं वो सारे वीडियोज़ जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 151 जैसे आज का क्वेश्चन है फर्स्ट एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू का है 151। टर्मन के अनुसार 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं। देखिए टर्मन ने जो है अपनी एक थ्योरी निकाली थी कि अगर बच्चा 14वें मंथ में यानी 14th मंथ में बोलने लगता है तो क्या होगा, 21st मंथ में बोलने लगेगा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी, इस तरह से उन्होंने निकाली थी। तो ये क्वेश्चन है कि 14th मंथ में अगर बच्चा बोलने लगता है तो टर्मन ने उस बच्चे को किस कैटेगरी में रखा है। तो ऑप्शंस है मंद बुद्धि वाले में, प्रखर बुद्धि वाले में, मूढ़ बुद्धि वाले, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है, पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन होगा। ऐसे इनकी थ्योरी अगर आप देखेंगे तो 21st मंथ में अगर बोलता है बच्चा तो एवरेज, या फिर 23rd में बोलता है तो मूड, इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे निकाला हुआ है। तो ये 14वें मंथ के लिए है। तो इसका आंसर जो है आपका होगा प्रखर बुद्धि। उनका कहना है कि अगर 14वें मंथ में बच्चा बोलने लगता है तो वो प्रखर बुद्धि वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती है। इसमें एकता तथा वैशिष्ट्य पाया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हरलॉक, विंगहर्स्ट एंड फील्डमैन या डटन। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया है, जो कि स्टेजेस से रिलेट कर रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि बच्चा जो है गर्भीय अवस्था से लेकर के उसका जो भी अवस्थाएं आती है उसमें विशेषता जो उभरती है वो सभी विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। वो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो मैं बता दूं इसका आंसर जो है फील्डमैन होगा। ये जो है फील्डमैन ने बोला है कि फील्डमैन का ये स्टेटमेंट है कि बच्चा जो है गर्भीय अवस्था में जो उसकी विशेषता होती है और बाकी सारी अवस्थाओं में होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। 153 का क्वेश्चन है अभिवृद्धि से तात्पर्य, यानी वृद्धि समझिए, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होती है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। ये कथन किसका है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसी कथन को हम एक्चुअली मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वृद्धि जो है फिजिकल डेवलपमेंट है और हमारा जो विकास है वो सभी तरह के डेवलपमेंट इसमें आते हैं। फिजिकल हो जाए, आपका सोशोलॉजिकल हो जाए, संवेगात्मक हो जाए, सभी तरह के डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया किसने है? ऑप्शन है आपके मेरिडेथ, फ्रैंक, हेडफील्ड या टर्मन। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि ये जो है किसका स्टेटमेंट है। तो मैं बता दूं, आप लोगों ने सोच तो लिया ही होगा अभी तक कि ये किसका स्टेटमेंट है। अगर नहीं सोचा है तो मैं बता दूं ये स्टेटमेंट हम सब फॉलो करते हैं और ओवरऑल यूनिवर्सली ये स्टेटमेंट फॉलो किया जाता है। और ये दिया गया जो है फ्रैंक की तरफ से है। किसने दिया है? फ्रैंक ने। 154 है बालक विकास एक डैश प्रक्रिया है। यही बोल सकते हैं बालक विकास एक कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन है क्रमिक प्रक्रिया यानी कि क्रम से, सीक्वेंस से चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, या निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया, या फिर किसी भी एक निश्चित पैटर्न में जो चलने वाली प्रक्रिया, या डी नंबर है उपयुक्त सभी। अब बताइए कि बाल विकास जो है कैसी प्रक्रिया है। बाल विकास यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वह कैसा प्रोसेस है?
तो अभी तक हमने इतना तो क्वेश्चन कर ही लिया है कि हम इसका आंसर देंगे, तो हम बोलेंगे डी नंबर। यस, ये क्रमिक है, सीक्वेंस से चलने वाला प्रोसेस भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है और निश्चित दिशा में चलने वाला प्रोसेस भी है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 155, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट जो है किसका है ये आपको बताना है। हरलॉक का है, गैसल का है, स्माइल का है या सोरेनसन का है? तो देखिए ये बात तो हम भी जानते हैं, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, लेकिन उनका विकास का क्रम, मतलब क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से जो चलते रहता है ये क्रम। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट गैसल ने दिया है। किसका है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट जो है गैसल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे अभी हम 156 जो क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक कौन है? ये विकास का एक सिद्धांत है जिसमें बोला जाता है कि बच्चे का विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, राइट, ये आपको याद भी होगा। तो बोला जा रहा है कि इसके समर्थक कौन है? ऑप्शन है फ्रायड, फ्रॉबेल, टर्मन या हरलॉक। देखिए स्टेटमेंट वाले और इस तरह से नाम वाले जो होंगे ना, प्लीज अगर आपको नहीं पता हो, नहीं याद हो, तो इसको अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 4-5 क्वेश्चन रह जाएगा, तो फिर सोचिए कि आपको कितने मार्क्स छूट जाएंगे इसकी वजह से। तो इसका आंसर बताइए कि ये जो है कौन मानता है, ये जो चीजें हैं सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक कौन है? इसका आंसर आपको पता है तो अब बता दीजिए जल्दी से, आपने आई थिंक लगा लिया भी होगा। तो इसका आंसर है डी, यानी कि हरलॉक। हरलॉक जो है इसके समर्थक हैं। सतत विकास सिद्धांत के समर्थक कौन है? अब देखिए जैसे सामान्य से विशिष्ट के समर्थक हरलॉक हो गए, वैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस सिद्धांत के समर्थक कौन है? सोरेनसन है, फ्रॉबेल है, डगलस है या स्किनर है? 157 का है, ये बताइए कौन है? तो मैं बता दूं स्किनर है। स्किनर इस बात को मानते हैं कि बच्चे का जो है कंटिन्यूअस विकास होता है, विकास जो है एक सतत सिद्धांत है। तो ये बात याद रखिएगा। हरलॉक जो है सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक है, एंड स्किनर जो है कंटिन्यूअस है। अब देखिए ये ऐसा ही क्वेश्चन अभी आज आपको मिल जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के समर्थक कौन है? डगलस है, हॉलैंड है या दोनों है या फ्रॉबेल है? जल्दी बताइए, ये अपने दिमाग में रख ही लीजिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, ये डगलस भी इस बात को मानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, हॉलैंड भी मानते हैं, तो इसके समर्थक जो है सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दोनों, डगलस एंड हॉलैंड। किसने यह बताया है कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों का भविष्यवाणी संभव है? मतलब ये किसका स्टेटमेंट है कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमान, मतलब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि विकास का प्रतिमान क्या है, मतलब वही शैशव, बाल्या, ये सारी अवस्थाएं। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ऑप्शंस है आपके सोरेनसन, डगलस या हॉलैंड या ओवेन। बताइए किसका है ये? सोरेनसन, डगलस, हॉलैंड या ओवेन? तो मैं इसका बता दूं, ये जो बोलने वाले हैं वो ओवेन है। ये जो तर्क दिया गया था ये ओवेन ने बोला था। नेक्स्ट हमारा है 160 का, कॉलसेनिक ने किशोरावस्था की उम्र बताई है, उम्र सीमा बताइए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग जो है ये जब मेरा 210 ये कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू, तो हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाइल्डहुड का ही करेंगे। वो क्लास बिल्कुल वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कॉलसेनिक, शैले और जितने भी फिलोसफर्स ने जो अवस्थाएं बताई हैं उसमें उम्र जो बताया है वो सारा आपको पता चलेगा। तो कॉलसेनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा क्या बताई है? ऑप्शन है 12 से 18 या 12 से 21 या 0 से 4 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। ये इनका मैं अगर आपको हिंट दूं तो मैं बता दूं, इनका थोड़ा सा ट्रिकी था ही, ऐसा इन्होंने बताया ही था, तो आप लोगों को बताना है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये है 12 से 21, इन्होंने जो बताया है 12 से 21। ये सबसे ज़्यादा टाइम किशोरावस्था में लेने वाले फिलोसफर हैं। या वैसे किशोरावस्था 18 से 19 में ही खत्म हो जाता है, कोई 18 बोलता है, कोई 19 बोलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है इन्होंने लिया 12 से 21 वर्ष का किशोरावस्था को इन्होंने लिया है।
161 का है वॉटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है। वॉटसन के अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को कितने भागों में इन्होंने बांट दिया है। देखिए सबका अलग अलग बांटा हुआ है वैसे 8, 9, 6 या 7। ऑप्शंस आपके हैं 8, 9, 6 और 7। मैं बता दूं वॉटसन ने जो है 7 टाइप्स में बांटा है। 7 पार्ट्स में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को डिवाइड किया है। जैसे कि मान लीजिए शैशवावस्था लिया है, ये गर्भावस्था से लिए हैं, तो शैशवावस्था को 2 पार्ट में बांट दिया, किशोरावस्था को 2 पार्ट में, इस तरह से करके 7 ले लिया है इन्होंने। 162 है हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। हरलॉक ने बाल्यावस्था का कौन सा ईयर बताया है। ऑप्शंस हैं 2 से 4, 5 से 8 या 3 से 10 या 11 से 18। बाल्य अवस्था का जो है टाइमिंग जो है क्या बताया है हरलॉक ने। देखिए अगर क्रॉस करने चले तो सबसे पहले तो ये क्रॉस हो जाता है 11 से 18। ये तो बाल्यावस्था कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि इसमें किशोरावस्था छिपा हुआ है। अब जो भी कंफ्यूजन है इन तीनों के साथ है क्योंकि हरलॉक का थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच था ही, तो इन्होंने बाल्यावस्था को 3 से 10 साल तक लिया है। बाल्यावस्था को कितने साल में लिया है 3 से 10। इनके अनुसार बाल्यावस्था का जो है 3 से 10 तक है। अभी हम चलते हैं 163 पे। 163 में है अर्नेस्ट जोनस ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। अर्नेस्ट जोनस ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है। 4 भाग में, 3 भाग में, 6 भाग में या 14 भाग में। तो इनका जोनस का बताइए कि इन्होंने कितने भाग में बांटा है। अगर आपको मैं हिंट दूं तो ये जो है कॉमनली जो चीजें हम अवस्थाओं को बांटते हैं पाइगेट की तरह बांटा है। चलिए अब इससे ज्यादा हिंट नहीं। प्याजे की तरह बांटा है, यानी प्याजे ने तो 4 भागों में बांटा है, तो इन्होंने भी 4 भागों में ही बांटा है। 164 है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। वंश परंपरा यानी कि हेरिडिटी को आगे बढ़ाने वाले कौन होते हैं। माताएं होती हैं, राइबोसोम होते हैं, रक्त कोशिका या जीन्स। बताइए वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन होते हैं। वैसे बहुत सारा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। माताएं, राइबोसोम और रक्त कोशिका। तो मैं आपको बता दूं जीन्स, डी नंबर जीन्स होगा। बोलते हैं ना कि ये तो जीन्स में ही तुम्हारा था, वो जीन्स ही जो है हमारे हेरिडिटी को आगे लेकर के जाता है, जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पास आता है। तो ये कौन है ले जाने वाले, जीन्स। 165 है किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। किशोरों यानी कि एडोलेसेंस की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है यौन शिक्षा, सदाचारी शिक्षा, नैतिक शिक्षा या आदर्श शिक्षा। अब आप खुद सोचिए कि कौन सी शिक्षा जो है किशोरों को दी जानी चाहिए इन चारों में से। वैसे तो चारों शिक्षाएं दी जानी चाहिए, लेकिन आपको एप्रोप्रिएट वन ढूंढना है। वैसे आप देखेंगे तो चारों शिक्षा दी जानी चाहिए, राइट, लेकिन एप्रोप्रिएट बताइए कौन सा, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा जरूरी देखेंगे तो नैतिक शिक्षा होगी, यानी कि मोरल एजुकेशन होगा। क्या सही क्या गलत एटलीस्ट उनको ये बताया जाना और इस बारे में एजुकेशन देना जरूरी है ताकि वो डिसाइड खुद से कर पाए, डिसीजन मेकिंग वो खुद से कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा 165 का, सी नंबर। चलिए 166 गायब हो गया है। चलिए 167 देखते हैं। जन्म के समय बच्चे का रोना, जब बच्चा रोता है तो उसे क्या होता है। श्वसन क्रिया को बढ़ाता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है या दर्द का सूचक होता है या भूख का सूचक होता है। जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा रोता है तो वो किस चीज का सूचक होता है। ऐसा हम लोगों ने सुना भी है कि अगर बच्चे का जन्म होता है वो रोता नहीं है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्यों नहीं रो रहा है। इससे डॉक्टर भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं और रुलाना ज़रूरी होता है। तो ये किस लिए होता है, तो मैं बता दूं ये रक्त प्रवाह के लिए होता है। ब्लड जो है सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चे का रोना, ठीक है। तो ये जब बच्चे का जन्म होता है वो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। 168 का है जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरे ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है।
ये कथन किसका है? बाल्य अवस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है, जैसे कि ऋतुएं जो है एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन है आपके स्टेनले हॉल, किंग, किलपैट्रिक या क्रो एंड क्रो। किसका है ये स्टेटमेंट? जल्दी बताइए। स्टेनले हॉल, किंग या किलपैट्रिक या क्रो एंड क्रो। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला है तो मे भी आपको नहीं पता हो। इसका आंसर जो है किंग का है। किंग ने जो है कंपेयर किया है कि जिस तरह से ऋतुएं, एक ऋतु जाती है तो दूसरी ऋतु आती है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह से जो है अवस्थाएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे उन्होंने बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में बोला गया है। 169 में किसका कौन सा है क्वेश्चन? बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं, जो सोशलाइजेशन बच्चों का होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसमें से कौन से हैं? आपका ऑप्शन है बाल संबंध, मतलब कि बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है, चाहे उनके पेरेंट्स से हो, चाहे उनके दोस्तों से हो, चाहे नेबर्स से हो, चाहे टीचर्स से हो, परिवार, परवरिश या उपयुक्त सभी। तो बताइए 169 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलिए। तो मैं बता दूं इसका आंसर डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी दे दिया है। बाल संबंध रिलेशनशिप तो होता ही उसका, सभी के साथ जो भी हो उसका असर जो है उसके समाजीकरण पे है ही, फैमिली का है ही, परवरिश भी है ही। 170 बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि, बाल अपराधियों के संबंध में ये कथन है, अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है, मतलब जहां पे रिलेशनशिप नहीं होता है। ये किसका कथन है? तो हिली का है, ब्रूनर का है, हिली तथा ब्रूनर दोनों का है, या प्रोफेसर मीड का है। बताइए इसका आंसर कौन सा है? ये स्टेटमेंट आज की क्लास में जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है और ये स्टेटमेंट सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग को ये प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। इसका आंसर जो है सी नंबर होगा, हिली तथा ब्रूनर। हिली तथा ब्रूनर जो है इस बात को मानते हैं कि बाल अपराधी वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर सामाजिक संबंध या तो बनते ही नहीं है या फिर जो बने हुए रहते हैं वो टूटने लगते हैं। 171 में है, परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? जॉनसन का, किम्बाल यंग का, या मैलिन्स्की का, या फिर टर्मन का? जल्दी से बताइए ये स्टेटमेंट किसका है। अगर फैमिली या परिवार का डेफिनेशन आपने देखा होगा, या समाजीकरण के डेफिनेशन में भी इनका बहुत ज़्यादा डेफिनेशन फेमस रहता है, तो मैं बता दूं इनका आंसर जो है ए नंबर है, जॉनसन ने ये बात बोली है। 172 बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल किसने कहा? प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कंपटीशन। कंपटीशन का एज जो है बाल्यावस्था को किसने कहा है? कुप्पुस्वामी ने, किलपैट्रिक ने, फ्रायड ने या रॉस ने? बताइए किसने कहा है बाल्यावस्था को कंपटीशन का एज? अभी जरूरी नहीं कि सब लोग माने, वैसे तो हम लोग इस बात में भी है कि बच्चे जो है आगे निकलना या फिर अपने इमेज को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, ज़्यादातर किशोरावस्था में रहते हैं। तो इसका आंसर है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने ये बात बोली है कि बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदिता का काल है। 173 बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? किलपैट्रिक, रॉस, कुप्पुस्वामी और कोल और ब्रूस ने। बताइए इन चारों में से बताइए किसने बोला है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, कोल और ब्रूस ने। किसने बोला है अनोखा काल? वैसे तो बाल्यावस्था को लेकर के बहुत सारी और भी चीज़ें फेमस है, लेकिन अनोखा काल या अनोखा वर्ड जो यूज़ किया गया है वो कोल और ब्रूस के द्वारा किया गया है। 174 गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? कुल्हन का, शेनफील्ड का, क्रो एंड क्रो का या स्टेनले हॉल का?
ये किसने बोला है? तो मैं बता दूं, ये शेनफील्ड ने बोला है कि अगर बच्चा गर्भ में है और बहुत ज़्यादा एक्सरे करवाया जाता है तो उसके मस्तिष्क पर जो है इसका असर पड़ता है। 175 है, जब एक बालक 6 वर्ष तथा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है तो उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती है। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ या थॉर्नडाइक का? बताइए। आज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन याद रखिएगा स्टेटमेंट जो भी आज आपको करवाया गया उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो 175 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है। 176 का है, मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो बात की जा रही है। 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 या 9 से 12 या जन्म से 3 वर्ष? बताइए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें कौन सा है? तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे दिया रहे मानव विकास, तो मानव विकास का मतलब शारीरिक से हो जाएगा। यहाँ पे ना मस्तिष्क लिखा है, ना ही शारीरिक लिखा है, ना ही सामाजिक लिखा है। ये नहीं पूछा है कि किस एज, किस तरह से, किस क्षेत्र में, बस ये ओवरऑल का पूछ रहा है। तो इसमें हम शारीरिक लेंगे क्योंकि सबसे तेजी गति से जो वृद्धि होती है शारीरिक की होती है और जो हमें दिख जाता है, सबको ऑब्वियस है जो कि दिख जाता है। तो ये किस एज में होता है? तो ये आप लोगों इसको जब शारीरिक विकास की बात आ रही है तो हम जानते हैं ये शैशवावस्था में ज़्यादा होता है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष माना जाता है। तो यहाँ पे जन्म से 3 दिया है तो इसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 177, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है। विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। या फिर द नंबर है अ व स दोनों। क्या लिखा है बताइए, इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है। सही। विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका भाग है, बिल्कुल सही। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के तीनों है। ठीक है, ये तीनों होगा, सॉरी यहाँ पे ब कर दीजिए, तीनों है। चलिए 178 में है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? संवेगात्मक का मतलब क्या होता है? इमोशनल। तो इमोशनल अगर इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किसको प्रभावित करेगा इनमें से? शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को या उपयुक्त सभी? बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इजी है, इससे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे या फिर अपने बारे में ही सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। शारीरिक तौर पे भी इम्पैक्ट डालता है संवेगात्मक, सामाजिक तौर पे भी डालता है, नैतिक तौर पे भी डालता है। 179 का क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि या उपयुक्त सभी? विकास की प्रक्रिया में किनका जो है इसमें शामिल है? इन तीनों क्या चारों में से? बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑफ कोर्स तीनों ही होगा, डी नंबर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल है। 180 जो आज के लिए जो है लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। मतलब 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फिल करना है। ऑप्शन है व्यवहारिक, व्यवहारिक दोनों यानी परिमाणात्मक, या फिर व्यवहारिक, परिमाणात्मक और व्यवहारिक। 2 ही ऑप्शंस इसमें आप लोग को दिख रहे हैं। एक सेकेंड, 2 लास्ट वाला ऑप्शन जो है आप लोग को नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो लास्ट वाले में ही होगा। मैं बता देती हूँ इसमें होगा क्या। तो इसमें आपका होगा वृद्धि शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणात्मक। इसमें क्या हो जाएगा? परिमाणात्मक।
ठीक है, इस वाले में हो जाएगा, याद रखिएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक यानी क्वांटिटी के लिए करते हैं ना, क्वांटिटी परिवर्तन के लिए करते हैं, तथा विकास का प्रयोग जो है परिमाणात्मक के साथ साथ, यानी कि इसमें क्वांटिटी भी लिया जाता है, ये वाला भी लिया जाता है, और साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन को भी लिया जाता है। ठीक है, इसमें व्यवहारिक परिवर्तन को भी लिया जाता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर एक्चुअली में यहाँ पे आया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परिमाणात्मक और व्यवहारिक। ठीक है, खुद से फिल कीजिएगा। वृद्धि जो है वो क्वांटिटी परिवर्तनों के लिए है, विकास जो है क्वांटिटी एंड जो है बिहेवियरल चेंजेस दोनों के लिए है। तो ये यहाँ पे परिमाणात्मक एंड व्यवहारिक होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा परिमाणात्मक, अभी मैं पूरा हिंदी नहीं लिख पाऊंगी, परिमाणात्मक, दूसरा भी परिमाणात्मक ही होगा, और तीसरा जो हो जाएगा व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये हमारा 180 नंबर आज खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है अगेन 30 और मैं लेकर आऊँगी, और उसके बाद से जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।